नमस्कार दोस्तों, आर के मैं मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज से फिर से हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 2, जो प्रकाश का अपवर्तन का हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो 2024 में 25 परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, ऐसे वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये जो वीडियो जो है आपको काफ़ी यूजफुल होगा। जहाँ तक ले आप परीक्षा में भी देख सकते हैं, जो परीक्षा अभी अभी गुजरी है उस परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक अवतल लेंस के फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी -5 डायोप्टर होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेंस की क्षमता जो अगर -5D होगी तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपका? 20 चौका मतलब 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहाँ पर देखा जाए, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस की फोकस दूरी प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता अगर 5D होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा। 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उस लेंस की द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उस लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही होगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रहे? तो आपका बी नंबर है, फोकसांतर के से कम दूरी पर रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में है। तो मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंग दर वाले प्रकाश की किरण का विचलन कम तरंग दर वाले प्रकाश की किरण की अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा तो ऑप्शन नंबर बी है, कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लेंस का आधा भाग काले कागज से लेप दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या प्रभाव बनेगा? तो बने प्रतिबिंब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता अगर 10D दिया हो तो उसका अभ्यांतर क्या होगा? तो लेंस की क्षमता 10D दिया हो तो उसके अभ्यांतर जो है 0.1 मीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डायप्टर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भागा दे देते हैं। तो यहाँ पर जब भी कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा तो इसको भाग देंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होगा। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिज्या की तरह होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की अपेक्षा कोई वस्तु किस स्थिति पर रखा जाए कि उस वास्तविक उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ऐसे प्रश्न में आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो फोकस दूरी की दुगुना करने पर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब बनता है। जब फोकस और लेंस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है और उसे दूर की ओर प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है। तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशीय होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जब भी अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं।
प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या हो जाता है? तो विरल से सघन में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह है, तो लंबवत पड़ती तो वह क्या कहलाते हैं? तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने पर के कारण है। तो पानी से भरी बाल्टी पर कम गहराई का मालूम पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका? जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो अपवर्तनांक होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसका अपवर्तनांक होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या कहता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपतन कोण क्या संबंध होता है? तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, अपवर्तन कोण का बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रिज्म की अपवर्तनांक सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरी अपवर्तनांक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो 22 का आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है मेरा? यहाँ पर देखा जाए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस की अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या उसे मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी नंबर है, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, उत्तल लेंस होगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बिंब पर रखी गई है तो लेंस से उतना ही दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अगर 30 सेंटीमीटर होगा तो लेंस की फोकस दूरी आपका उसकी आधी हो जाएगी, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक गोलीय दर्पण पतले लेंस के प्रत्येक फोकस अगर 25 सेंटीमीटर हो तब होगा। अगर प्रत्येक फोकस 25 सेंटीमीटर होगा तो उसके क्या होगा? दोनों उत्तल होगा। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी होगा तो दोनों क्या होगा? उत्तल होगा, एक ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होता है? तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में डी ऑप्शन सही है, जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का महत्व वेग क्या है? तो 29 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, बी नंबर निर्वात में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज़्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग होगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो तो उसके प्रकाश का वेग कितना होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग में अंतर का कारण पैदा होता है, इसका कथन है। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, जो सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कहता है? 6 फीट गहरे तल से ऊपर देखने पर तल की गहराई के प्रतीत होता है। तो 6 फीट गहरे तल से देखने पर तल की गहराई प्रतीत होता है। तो वो 32 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है सी नंबर होगा, जो 6 फीट से कम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीशा के लैम्प को जब प्रकाश का अपवर्तनांक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 33 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, बी नंबर। डी नंबर 33 का हो जाता है, जो विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? किसी तरासे गए रत्न की चमक निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, अपवर्तनांक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानी के भीतर तैरने मनुष्य
को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगती है? तो 35 का आपका ये नंबर राइट आंसर सही होगा, ज़्यादा लगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं। दो माध्यमों को सीमा पर क्रांतिक कोण का मान 45 हो तो उसका सघन माध्यम में आती है तो 50 पर प्रतीत होती है तो क्या होगा? तो 36 का आपका डी नंबर होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मरीचिका का निर्माण का मूल कारण क्या है? तो 38 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा। 38 का राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें हैं। तो अवतल लेंस से अपवर्तित किरणें हैं। 39 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, किसी एक बिंदु से निकलने वाली प्रतीत होती है। चलिए आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता अगर पी के बराबर हो तो 40 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर 1/f होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? उत्तल लेंस में बीम के आकार प्रतिबिंब बनता है जब 41 का आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, 2f पर होगा। ठीक है, अवतल लेंस में बीम का आकार प्रतिबिंब तब बनता है जब बीम क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 43 में। 43 क्या कहता है? अपसारित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अपसारित प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों लेंसों में होता है। स्नेल का नियम के अनुसार क्या होता है? तो स्नेल का नियम के अनुसार ये नंबर होगा, न्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है।